नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुगलों के भारत में विजय के बारे में। मुगलों के पहले भारत में लोधी वंश का शासन था। उस समय सल्तनत छोटी और कमजोर हो गई थी क्योंकि उसके बहुत से प्रांत उससे अपना संबंध तोड़ चुके थे और वे स्वतंत्र हो गए। लोधी सुल्तानों ने अफगान सरदारों पर अपना अधिकार जमाने का बहुत प्रयत्न किया, पर अफगान सरदारों ने इसको पसंद नहीं किया। उनकी अपनी स्वतंत्र शक्ति के प्रयोग करने का अभ्यास हो गया था, अतः उन्होंने लोधी सुल्तानों के शासन से छुटकारा प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने इसके लिए काबुल शासक बाबर के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और उससे सहायता मांगी। बाबर तैमूर का उत्तराधिकारी था। बाबर ने हिंदुस्तान की सीमाओं तक आक्रमण किया था। वह जानता था कि भारत एक धनी और उपजाऊ देश है। जब भारत के सरदारों ने उससे सहायता मांगी तो वह सहायता देने के लिए तैयार हो गया और अपनी सेनाएं लेकर पंजाब तक पहुंचा। लोधी सुल्तानों का विरोध करने वाले केवल अफगान सरदार ही नहीं थे, बल्कि लोधी सुल्तानों के विरुद्ध बाबर की सहायता करने के लिए मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा भी तैयार हो गए। बाबर सन 1526 में पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। मध्य एशिया से अपने साथ तोपखाना भी लाया था, जो भारत की सेनाओं के लिए एक नई चीज थी। यह तोपखाना उसकी विजय के कारणों में एक प्रमुख कारण बन गया। बाबर के पास एक छोटी पर कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना भी थी। वास्तव में बाबर एक कुशल सेनाध्यक्ष था। वह जानता था कि अपने सैनिकों का सबसे अधिक उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। भारत के सरदार सोचते थे कि बाबर लोधी सुल्तान को पराजित करके तथा लूट के धन का अपना हिस्सा लेकर काबुल लौट जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने भारत में रुकने का निश्चय किया और इसलिए उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। अब अफगान और राणा सांगा उसके विरोधी बन गए। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि बाबर अपने राज्य का और अधिक विस्तार न कर सके, पर उसने सभी को पराजित किया। इसके बाद वह बहुत समय तक जीवित नहीं रहा। सन 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। बाबर केवल एक बहादुर सेनापति ही नहीं था, जो केवल यही जानता हो कि सेना को संगठित और व्यवस्थित करके किस प्रकार युद्ध किया जाता है, बल्कि वह तुर्की भाषा का उच्च कोटि की शैली में रचना करने वाला कवि और लेखक भी था। वह अपनी डायरी भी लिखता था, जिसमें उसके विचार और उसके समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता। वह प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता था। पर्वतों, वृक्षों, फूलों और पशुओं के सौंदर्य को देखकर वह मुग्ध हो जाता था। इसी कारण जहां कहीं भी वह रहा, वहां उसने सुंदर बाग बगीचे लगवाए। उसको पोलो खेलने में बड़ा आनंद आता। उसका पुत्र हुमायूं उसके बाद शासक बना। यद्यपि बाबर ने भारत के एक क्षेत्र को विजय करके मुगल वंश के शासन की स्थापना कर दी थी, किंतु वह शत्रुओं से उसको सुरक्षित बनाने के लिए बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। इसी कारण उसके पुत्र हुमायूं को आरंभ से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत में मुगल अभी नए नए आए थे, इसलिए उनको अपनी स्थिति को जमाए रखने में बड़ी कठिनाई पड़ी। अफगान सरदार, जो अब भी मुगलों को भारत से निकाल देना चाहते थे, नवनिर्मित साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने की ताकत। हुमायूं को शासन तथा लगान के प्रबंध का अवसर ही नहीं मिला। वह गुजरात और मालवा के प्रांतों को विजय करने में तो सफल रहा, पर पश्चिमी भारत पर वह अपना अधिकार स्थापित न कर सका। पूर्वी भारत में इस समय एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली अफगान सरदार शेर शाह शासन कर रहा था, तो दिल्ली को जीतकर अपने को सुल्तान घोषित करना चाहता। उसने मुगल बादशाह को केवल धमकाया ही नहीं, उस पर आक्रमण भी किया। उसने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी और दोनों ही में हुमायूं की पराजय हुई। पंजाब और काबुल में शासन करने वाले उसके भाई ने भी उसकी सहायता नहीं की। मुगलों को उत्तर भारत छोड़ देना पड़ा। बाबर का विजय किया हुआ राज्य हुमायूं के हाथों से निकल गया। हुमायूं सिंध और राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान को सकता रहा।
इसी अवसर पर जब वो अमरकोट में था, उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र आगे चलकर महान सम्राट अकबर के नाम से भारत का शासक बना। अंत में हुमायूं को सिंध छोड़कर फारस में शरण लेने जाना पड़ा। अब बात करते हैं शेर शाह के बारे में, जिसने हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह का असली नाम फरीद था, किंतु एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेर खां पड़ गया। वह एक सरदार का पुत्र था, अफगान सरदार का, जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास थी। शेर शाह ने भूमि के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, एक शक्तिशाली सेना बनाई और फिर अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। हुमायूं को पराजित करने के बाद वह भारत का बादशाह बन बैठा। यही उसकी सफलता की चरम सीमा थी। उसकी अभिलाषा केवल भारत का शासक बनने की ही नहीं थी, बल्कि वह एक योग्य शासक बनना चाहता था। वह अलाउद्दीन की नीतियों से बहुत प्रभावित था, विशेषकर उसकी सैन्य संगठन तथा लगान वसूल करने की नीति से। सुल्तान बनते ही उसने अपनी सेना का संगठन किया और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया, उनको असंतुष्ट नहीं होने दिया और इस प्रकार उसने अपने प्रशासन को काफी हद तक सुधारा। यदि किसी को कोई भी शिकायत होती तो वह सीधे शेर शाह के पास जाकर उससे कह सकता था। इससे वह अपनी प्रजा में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। वह स्वयं दौरे पर जाता, इससे वह अपने अधिकारियों के कार्य की देखभाल कर सकता था। लगान की वसूली में वह बड़ा सतर्क था और इस बात का ध्यान रखता था कि उसके किसानों को बहुत अधिक लगान न देना पड़े। उचित लगान निश्चित करने के लिए उसने अपने राज्य की सारी भूमि का नए ढंग से बंदोबस्त किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की बात, उसने भूमि की नाप बढ़ाकर लगान निश्चित किया। शेर शाह को अपनी सड़कों पर विशेष गर्व था। ये सड़कें उसी के आदेश से बनवाई गई थी। इन सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए थे तथा कुएं खुदवाए गए थे और थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए राहें बनवाई गई थी। उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों की बनवाई हुई सड़क की फिर से मरम्मत कराई गई। आधुनिक काल की पेशावर से कलकत्ता तक की ग्रैंड ट्रंक रोड इसी का नया रूप। सड़कों के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया गया था। इन सड़कों का निर्माण बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे जनता की यात्रा ही नहीं सरल हुई, बल्कि सुल्तान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्रता से आना जाना सुविधाजनक हो गया। इन सड़कों के कारण व्यापारियों को भी अपने माल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को ले जाने में सुविधा हुई। शेर शाह ने ही एक नए सिक्के रुपया का चलन आरंभ किया, तो आज तक प्रचलित। शेर शाह एक महान सुल्तान होता, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल 5 ही वर्ष शासन कर सका और इस थोड़े से समय में वह अपनी नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित भी नहीं कर सका। सन 1545 ईस्वी में कालिंजर के घेरे में उसके चेहरे के सामने एक बंदूक फट गई और इसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु की यह घटना हुमायूं के लिए वरदान सिद्ध हुई। बिना योग्य शासक के उत्तरी भारत के राज्य की स्थिति डावाडोल हो गई। हुमायूं ने इस अवसर को देखा और उसने दिल्ली के सिंहासन को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ किया। फारस के सफावी वंश के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार को जीत लिया और काबुल पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया। भारत पर आक्रमण के लिए वह काबुल को अब आधार स्थल बना सकता था। सन 1555 में पंजाब को जीतकर उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार फिर से भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हो गई। हुमायूं अपनी इस सफलता का आनंद केवल एक ही वर्ष ले सका। सायंकाल की नमाज के बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, फिसल गया और फिसल कर मर गया। उसका पुत्र अकबर अब उत्तराधिकारी बना और उसके शासन काल में भारत फिर एक बार अपनी सभ्यता पर गर्व कर सका। आज इतना ही। कल हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।